हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम लूसेंट के माध्यम से मेडुअल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। मेडुअल हिस्ट्री को टोटल 3 पार्ट में कवर किया गया है। यह इसका थर्ड पार्ट है, यानी इसके पहले 2 पार्ट यानी 2 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग उसको जरूर देखें। इसका थर्ड या लास्ट पार्ट ये जहांगीर के टाइम पीरियड से स्टार्ट होकर बाकी जितने भी लूसेंट में मेडुअल हिस्ट्री के पार्ट दिए गए हैं या फिर टॉपिक दिए गए हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी था जिसका नाम क्या था? सलीम था। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही एक गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। बात करें जहांगीर के जन्म की तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ, इसीलिए अकबर द्वारा अपने पुत्र का नाम सलीम रखा गया। यही सलीम बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। न्याय के जंजीर के लिए जहांगीर का टाइम पीरियड फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के द्वारा अपने शासन व्यवस्था में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सोने की जंजीर बनाई गई थी। कहां पर? आगरा में सोने की जंजीर, ये आगरा के किले के पास यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीर लगाई गई थी। बात करें जहांगीर की आत्मकथा तो उसका नाम तुजुक ए जहांगीरी था, जिसे पूरा करने का श्रेय मौत बिंदु खां को जाता है। यानी जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी जिसे पूरा करने का श्रेय मौत बिंदु खां को जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम खुसरो था। इन्होंने यानी खुसरो के द्वारा 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। खुसरो और जहांगीर की सेना आपस में भैरवाल नामक मैदान पर, जिसे कहीं कहीं भैरवाल का युद्ध भी लिखा रहता है, तो भैरवाल नामक मैदान पर एक दूसरे के सामने जो है टकराती हैं और परिणाम स्वरूप खुसरो की पराजय होती है और उसे पकड़कर कैद कर लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि खुसरो की सहायता करने के कारण जो सिख के 5वें गुरु, जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था, उनको फांसी दिलवा दी गई। खुसरो जो है वो गुरु अर्जुन देव से गोइंदवाला में मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट है अहमदनगर के वजीर मलिक अम्बर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। यानी इनके जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम खुसरो था, उनके द्वारा 1606 ईस्वी में ही इनके अपने पिता के प्रति विद्रोह कर दिया जाता है। वहीं जो इनके दूसरे पुत्र होते हैं खुर्रम, उन्हें शाहजहां की उपाधि धारण करते हैं और यही शाहजहां जो है जहांगीर के उत्तराधिकारी या फिर मुगल साम्राज्य के अगले उत्तराधिकारी होंगे। 1622 ईस्वी में कंधार जो है ये मुगलों के हाथ से निकलकर ये शाह अब्बास के अधिकार क्षेत्र में आ गया। यानी 1622 ईस्वी में कंधार जो है वो कंधार पर शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है नूरजहां के बारे में क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था ये मेहरुन्निसा था। क्वेश्चन पूछता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका नाम था मेहरुन्निसा। 1594 ईस्वी में नूरजहां अली कुली बेग से विवाह करती हैं। इन्हीं अली कुली बेग को जहांगीर के द्वारा, ऐसा कहा जाता है कि अली कुली बेग के द्वारा एक शेर मार देने की बहादुरी देखकर जहांगीर इसे शेर ए अफगान की उपाधि प्रदान करता है। 1607 ईस्वी में अली कुली बेग यानी शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है। इनकी जो पत्नी है मेहरुन्निसा, ये अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर इन्हें नौरोज के त्योहार में इनको पहली बार देखते हैं। मेहरुन्निसा को जहांगीर नौरोज के त्योहार में पहली बार देखते हैं तथा इनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर मई 1611 ईस्वी में इनसे विवाह कर लेते हैं। विवाह के पश्चात इनको जो उपाधि देते हैं वो है नूर महल व नूरजहां तथा इनके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए। ये सारी बातें नूरजहां के बारे में थी और अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
जहांगीर ने गियास बेग, ये नूरजहां के पिता थे गियास बेग, इनको शाही दीवान बनाया एवं इत्मादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। जहांगीर का टाइम पीरियड, ये ईरानियों को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। यानी क्वेश्चन पूछता है इत्मादुद्दौला की उपाधि किसे दिया गया था, तो वो गियास बेग को जहांगीर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट नाम आता है लाडली बेगम। तो लाडली बेगम कौन थी? लाडली बेगम शेर अफगान या फिर मेहरुन्निसा की पुत्री थी। जब शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर इनकी पत्नी मेहरुन्निसा से स्वयं विवाह कर लेता है तथा शेर जहां की पुत्री लाडली बेगम से अपने पुत्र जहांगीर अपने पुत्र शहरयार से विवाह कर देता है। तो यही बताया गया है कि जो है लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां का नाम असमत बेगम था और अब असमत बेगम एक गुलाब से इत्र निकाले की विधि के लिए फेमस थी। नेक्स्ट पॉइंट है महावत खां। इन्होंने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां व नूरजहां के भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। बात करें जहांगीर के पुत्र की, तो जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे, जिनका नाम खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार व जहांदार था। नेक्स्ट पॉइंट है 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई। उसे शहादरा यानी लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया। क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो जहांगीर का मकबरा लाहौर के पास शहादरा नामक स्थान पर स्थित है। जहांगीर के टाइम पीरियड में ही मुगल चित्रकला ये अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यही कारण है कि चित्रकला के लिए जो जहांगीर का टाइम पीरियड है उसे स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है। बात करें इनके प्रमुख दरबार या फिर जहांगीर के दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे? तो आगा रजा, अबुल हसन, अबुल नासिर, अबुल मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन एवं फर्रुख बेग तथा दौलत ये जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। क्वेश्चन पूछता है कि आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो वह जहांगीर के द्वारा आगा रजा के नेतृत्व में की जाती है। हमजानामा विषय का संबंध किससे है, तो यह एक हमजानामा यह एक चित्रकला है। नेक्स्ट पॉइंट है उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन, इनको जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस तथा नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान, यानी उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस तथा अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि, यानी जो संस्कृत के कवि जगन्नाथ हैं वो जहांगीर के दरबार से संबंधित हैं और उन्हें पंडित राज की उपाधि से सुशोभित किया जाता है। जहांगीर ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति हो या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौहें किसी और ने बनाई है, तो यह भी जान लेता हूं कि आंख किसने और भौहें किसने बनाई। यानी जो जहांगीर है वो अपने को चित्रकार, एक बहुत बड़ा चित्रकार के रूप में यहाँ पे व्यक्त करता है और ऐसा कहता है कि चित्रकला के क्षेत्र में ये निपुण है और वो किसी भी चित्र को किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है या फिर एक ही चित्र के कई पार्ट कई व्यक्तियों के द्वारा जब बनाए जाते हैं तो उस कंडीशन में जहांगीर का यह दावा है कि यह बता देगा कि यह कितने चित्रकारों के द्वारा उसकी कलाकृति की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल ये किसके, जैसे इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि इसके बाद जो अगर पूछे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है, तो वो शाहजहां के काल को। वहीं चित्रकला का स्वर्ण काल ये जहांगीर के टाइम पीरियड को कहा जाता है। बात करें इत्मादुद्दौला का मकबरा, 1626 ईस्वी में उनकी पुत्री नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत यह निर्मित प्रथम इमारत थी, यानी इत्मादुद्दौले के मकबरे में बेदाग सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था और इसमें पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। यानी इत्मादुद्दौला का मकबरा उनकी पुत्री नूरजहां बेगम के द्वारा बनाया गया था। इसमें पहली बार पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था तथा पितरादुरा शैली का प्रयोग इत्मादुद्दौले के मकबरे में ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के कौशाम्बी स्तंभ
वर्तमान में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। उस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख में किसका उल्लेख उत्कीर्ण है, तो यहाँ पर जहांगीर व समुद्रगुप्त के प्रशस्त का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण तो उनकी पत्नी नूर जहां के द्वारा किया जाए, यानी नूर जहां अपने पिता एतमादुद्दौले का मकबरा तथा अपने पति जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूर जहां के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर के शासनकाल में जो यूरोपीय यात्री थे वो कौन कौन से थे, तो प्रथम अंग्रेज एक कैप्टन हॉकिंस थे, सर टॉमस रो थे, अगले थे सर टॉमस रो, नेक्स्ट है विलियम फिंच तथा एडवर्ड टैरी जैसे यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में आए थे। जहांगीर के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये थे शाहजहां। जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां हुए और इनका जो टाइम पीरियड है 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद सिंहासन पर इस शाहजहां बैठता है। जोधपुर के मोटा राजा या शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1552 ईस्वी को खुर्रम यानी शहजादा का जन्म लाहौर में हुआ। जैसे इसके पहले पढ़ा था सलीम, सलीम का नाम बाद में चलकर क्या हो जाता है, जहांगीर हो जाता है। उसी तरह खुर्रम, जो खुर्रम है वो शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुई। आसफ खां कौन थे, एक खुर्रम के मामा यानी नूर जहां के भाई थे। इनकी पुत्री का नाम, नूर जहां के भाई की पुत्री का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इन्हीं अर्जुमंद बानो बेगम से खुर्रम जो है वो विवाह करता है, जिसे मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान करता है। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर इस सिंहासन पर बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां अपने ससुर आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान करता है। इसने जो इनकी माँ थी नूर जहां, इनको 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया और वहीं पर 1645 ईस्वी में नूर जहां की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी बेगम यानी शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण आगरा में किया जाता है। यही ताजमहल जो विश्व के 8 अजूबे, पहले 7 अजूबे थे लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में विश्व के कुल 8 अजूबे जो है डिक्लेयर किए गए हैं, उसी 8 अजूबों में से ताजमहल भी एक है। इसी के ऊपर यानी इनकी कब्र के, मुमताज महल की कब्र के ऊपर ही ताजमहल का निर्माण करवाया गया है। बात करें ताजमहल की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय किसे जाता है, तो यह उस्ताद ईसा को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ताजमहल के जो मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उनका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल के मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे, तो उस्ताद लाहौरी थे। बात करें मयूर सिंहासन, तो मयूर सिंहासन बनाने का श्रेय भी शाहजहां को जाता है। इसके मुख्य यानी मयूर सिंहासन के मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा जड़ाऊ का काम किया गया था, यानी इसके पहले एतमादुद्दौले के मकबरे में भी पितरा दूरा शैली का प्रयोग किया गया था। वहीं जो मयूर सिंहासन जो शाहजहां के द्वारा ही बनाया जाता है उसमें भी पितरा दूरा शैली का प्रयोग किया जाता है। मयूर सिंहासन में पौराणिक देवता यूनानी आर्थियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके पहले हमने पढ़ा है कि जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, वहीं शाहजहां के टाइम पीरियड को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा जो प्रमुख इमारतें बनाई गई थी वो कौन कौन सी थी, तो दिल्ली का लाल किला, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर का किला तथा लाहौर किला स्थित शीश महल, ये सभी जो है स्थापत्य ये शाहजहां के टाइम पीरियड में बनाया गया था। नोट के फॉर्म में दिया गया है हुमायूं का मकबरा, इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला, यानी अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय इस शाहजहां को जाता है।
ताजमहल का पूर्ववर्ती हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। वहीं बाद में आगे चलकर औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनाया जाता है। इस बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करते हैं और इसके लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना करते हैं। आगरे की जो जामा मस्जिद का निर्माण इस शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें प्रमुख थे मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। ये शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इनके दरबार के जो प्रमुख संस्कृत के विद्वान थे वो थे वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र। ये शाहजहां के दरबार में प्रमुख संस्कृत के विद्वान थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां, उनका नाम क्या था, शाहजहां के द्वारा संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि तथा जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि से सम्मानित करते हैं। शाहजहां के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम दारा शिकोह था। दारा शिकोह इस सर्वाधिक विद्वान था और इसके द्वारा यानी दारा शिकोह के द्वारा भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। दारा शिकोह के द्वारा सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। दारा शिकोह एक कादरी जो सूफीज़्म जो कादरी सिलसिला है उस कादरी सिलसिले से संबंधित थे। जहांगीर ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण किया एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। ये किसके द्वारा किया जाता है, शाहजहां के द्वारा किया जाता है। शाहजहां ये दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करते हैं तथा दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह, यहाँ 1657 ईस्वी में इनकी मृत्यु नहीं होती है, बस मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उनके जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। उस समय सूजा जो है ये बंगाल का, मुराद ये गुजरात का तथा औरंगजेब ये दक्कन का प्रमुख था या फिर दक्कन का दीवान हुआ करता था। यहाँ पर औरंगजेब है, ये भारत का मैप ऐसे बना दिया गया है। गुजरात में मुराद का शासन था, बंगाल में सूजा का तथा दक्कन भारत में या दक्षिण भारत में औरंगजेब का शासन था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है धर्मट का युद्ध किनके बीच होता है, तो धर्मट का युद्ध यह एक उत्तराधिकार का युद्ध है जो शाहजहां के बड़े पुत्र दारा एवं औरंगजेब के बीच लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है, 1558 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा जाता है। इसमें दारा की पराजय होती है। नेक्स्ट है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच ही होता है और इस युद्ध में यानी सामूगढ़ के युद्ध में भी दारा की हार होती है। और उत्तराधिकारी का अगर अंतिम युद्ध पूछे तो वो था देवराई की घाटी में जो कि 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में भी दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा ने अपना निर्वासित जीवन राजस्थान के पास अलवर नामक स्थान पर व्यतीत किया। अलवर नामक स्थान पर कंकबाड़ी किला में बिताया। ऐसा कहा जाता है कि कंकबाड़ी किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाने यानी दारा शिकोह इस शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में कैद कर दिया। 8वें वर्ष यानी 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु कब होती है, तो 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां यानी अब शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल शासन की बागडोर ये किसके हाथ आ जाती है, ये औरंगजेब के हाथ, यानी शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब हुए। औरंगजेब के अगर टाइम पीरियड पूछे तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक यह औरंगजेब का टाइम पीरियड था।
बात करें इनके जन्म की तो 24 अक्टूबर 1628 ईस्वी को गुजरात में इनका जन्म हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश हिस्सा या अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था और इनका विवाह 18 मई 1637 ईस्वी को दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। यानी औरंगजेब के द्वारा अपना पहला राज्याभिषेक आगरा में किया जाता है और टाइम क्या था 31 जुलाई 1658 ईस्वी। अबुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन ए मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से ये गद्दी पर बैठता है। देवराई के युद्ध में जो कि 1659 में होता है, देवराई के युद्ध में जब वो सफल हो जाता है तो इसके बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल काल शासक के द्वारा या किस मुगल कालीन शासक के द्वारा 2 बार राज्याभिषेक करवाया जाता है, तो उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब पहली बार तो आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाता है, वहीं दूसरी बार ये 1659 ईस्वी में शाहजहां के महल में, शाहजहां का जो शानदार महल जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पर अपना राज्याभिषेक करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। इस्लाम धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। पहला था सुन्नी धर्म और दूसरा था शिया धर्म। सुन्नी धर्म वाले जो सुन्ना में विश्वास करते थे वो क्या कहलाए, वे सुन्नी धर्म के लोग कहलाए। यानी जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पे विश्वास करते थे वो सुन्नी कहलाए और जो मोहम्मद साहब के दामाद अली की शिक्षाओं पे विश्वास करते थे या उनको मानते थे वे शिया धर्म के अनुयायी कहलाए। औरंगजेब जो था उसमें से सुन्नी धर्म को मानता था और उसे यानी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता। क्वेश्चन पूछा गया जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो वह था औरंगजेब। 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि होती है। ये पुरंदर की संधि ये राजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि सबसे ज्यादा टाइम पूछा जाता है कि यह 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के जो नवे गुरु जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था, उनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी गई। यानी इसके पहले हमने पढ़ा है कि जहांगीर के टाइम पीरियड में खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या जहांगीर के द्वारा करवा दी जाती है। वहीं बाद में यानी सिखों के जो 9वें गुरु होते हैं जिनका नाम तेग बहादुर है, इनकी हत्या इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब 1689 ईस्वी में या 1679 में ये जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर को पुनः लागू करने का श्रेय किसको जाता था, वो औरंगजेब को जाता है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा ये 1679 में औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनाया जाता है। 1685 ईस्वी में औरंगजेब के ही टाइम पीरियड में 1685 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा, ये दोनों जो एरिया थे औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता है कि बीजापुर व गोलकुंडा को विजय साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो यह औरंगजेब को जाता है। उनका टाइम क्या है, बीजापुर 1685 ईस्वी में मिलाते हैं तथा गोलकुंडा 1687 ईस्वी में मिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मण का संबंध एक गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व एक गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट पूरी तरह से पराजित हुए थे तथा गोकुला की मौत हो गई थी। इसके बाद जाटों ने पुनः 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया
तथा जाटों ने सिकंदर में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा और भरतपुर राजवंश की नींव डाली। भरतपुर राजवंश की नींव ये किसके द्वारा डाली जाती है? तो औरंगजेब के शासनकाल में चूड़ामन, जो कि राजा राम के भतीजे थे, चूड़ामन के द्वारा भरतपुर राजवंश की स्थापना की जाती है। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सबसे अधिक थी। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही था। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट बना। ऐसा कहा जाता है कि अकबर सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म शासक के रूप में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन बात करें अगर हिंदू मनसबदारों या फिर हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की, तो ये सर्वाधिक औरंगजेब के टाइम पीरियड में ऐसा देखने को मिलता है कि सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति औरंगजेब के ही टाइम पीरियड में होता है। औरंगजेब का पुत्र जिसका नाम अकबर था, अकबर दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। औरंगजेब एक कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाए, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, यानी तुलादान प्रथा से क्या संबंध है कि इस प्रथा में सम्राट को उनके जन्मदिन पर सोने चांदी एवं अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। यह जो तुलादान प्रथा है ये अकबर के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ये जितने भी जैसे नवरोज त्योहार हुए या फिर भांग की खेती, गाना बजाना, ये सभी, झरोखा दर्शन, तुलादान, इन सभी पर औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। संगीत पर पाबंद ये जो है औरंगजेब के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन ऐसा कहा, उसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें ये औरंगजेब के ही शासन काल में ही होते हैं। और औरंगजेब स्वयं एक बीड़ा बजाने में दक्ष था। यानी एक तरफ तो वो संगीत पर पाबंद लगा देता है और दूसरी तरफ फारसी में सबसे अधिक संगीत की जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो पुस्तकें हैं वो सर्वाधिक लिखी जाती हैं और स्वयं औरंगजेब एक बीड़ा बजाने में निपुण था। नेक्स्ट पॉइंट है 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश ये औरंगजेब के टाइम पीरियड में दिया जाता है और इसी क्रम में सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर व फिर केशवनाथ मंदिर, इन मंदिरों को तोड़ा जाता है। यानी 1665 ईस्वी में जब औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया जाता है तो उस क्रम में सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर व फिर केशवराय मंदिर ये तोड़ दी जाती हैं। औरंगजेब की मृत्यु अगर पूछे तो 20 फरवरी 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या अगर पूछे तो कितना थी? औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब अपने आप को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना इनका मुख्य लक्ष्य था। दारुल हर्ब मीन्स होता है काफिरों का देश और दारुल इस्लाम का अर्थ होता है इस्लाम का देश। यानी औरंगजेब का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था वह था काफिरों के देश को परिवर्तित करके इस्लाम देश बनाना। नोट के फॉर्म में लिखा गया कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति थी और फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर ये औरंगजेब के ही चिकित्सक थे। नेक्स्ट टॉपिक 35वें टॉपिक के रूप में दिया गया है मुगल शासन व्यवस्था। मुगल शासन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो मुगल शासन में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था तथा बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने का सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वो था वकील, जिसके कर्तव्य को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस्तद्र, मीर समन में विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब के समय असद खां के द्वारा सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया गया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। किस पत्र पर? सरखत नामक पत्र पर जब हस्ताक्षर हो जाता था उसके बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र जो है वो न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तो उस समय उसे काजी कहा जाता था। मदद ए मास, ये क्या था? लगानहीन भूमि को मदद ए मास कहा जाता था और इसका निरीक्षण सद्र द्वारा ही किया जाता था।
बात करें सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान, तो ये मीर शमान कहलाता था। मीर शमान कौन था? सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान हुआ करता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान ये दरोगा ए डाक व चौकी कहलाता। दरोगा ए डाक चौकी ये सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट पॉइंट है शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाना या दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य ये मुहतसिब नामक अधिकारी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि मुहतसिब नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है, तो यह है आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य। यहाँ पर मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य के लिए एक टेबल दिया गया है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर पद है और उसके जस्ट सामने कार्य दिया गया है। सूबेदार इसका कार्य था प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान ए प्रांतीय राजस्व का प्रधान हुआ करता था। बख्शी इनका संबंध प्रांतीय सैन्य व्यवस्था से था या फिर प्रांतीय सैन्य प्रधान ए बख्शी हुआ करता था। फौजदार ए जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल एवं अमल गुजार ए जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी हुआ करता था। कोतवाल ए नगर प्रधान होता था। सिकदार ए परगने का अधिकारी होता था तथा आमिल जो है एक ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना ये आमिल का कार्य हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का जो बंटवारा है, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा इस सूबों में, सूबों को सरकार में, सरकार को परगना या फिर महाल में, महाल को जिला व फिर दस्तूर में तथा दस्तूर को ग्राम में बांटा गया था। यानी मुगल काल में सबसे पहले सूबा हुआ करता था, फिर उसके नीचे सरकार था, सरकार के नीचे परगना या फिर महाल हुआ करता था और इसके नीचे जिला या फिर दस्तूर हुआ करता था तथा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में ग्राम ये विद्यमान था। जी इसी ग्राम को मवादा या फिर दीह नाम से जाना जाता था। मौदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता, जो इसके अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां होती थी उसे नागला कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां के टाइम पीरियड को सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई स्थापित की गई थी। क्वेश्चन पूछता है कि चकला का संबंध किससे है, तो चकला इस शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य शासन की एक नई व्यवस्था के रूप में स्थापित की गई थी। भूमिकर विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित कर दी गई थी। वो 3 वर्ग कौन कौन से है? पहला है खालसा भूमि, दूसरा है जागीर भूमि और तीसरा है मदद ए मास, जिसे सयूर गल या फिर मिल्क नाम से भी जाना जाता है। खालसा भूमि इस पर बादशाह का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता था। जागीर भूमि ये तनख्वाह के बदले दिया जाता था तथा मदद ए मास ये पूर्ण रूप से लगानहीन या फिर कर मुक्त भूमि हुआ करती थी और इसे मिल्क नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई थी, इस पद्धति को राई का उपयोग अकबर ने किया था। यानी शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति जिसका नाम था राई पद्धति, इसका उपयोग अकबर के द्वारा किया जाता। क्वेश्चन पूछता है कि शेर शाह द्वारा अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था जो थी क्या उसे अकबर के द्वारा अपनाया गया था, तो उसे अकबर के द्वारा या फिर किस शासक के द्वारा अपनाया गया था, तो उसे अकबर के द्वारा अपनाया गया था। अकबर द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी और यह अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना इसका मुख्य कार्य होता था। करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति कौन करता था, तो ये अकबर, करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति करने का श्रेय अकबर को जाता है। बात करें 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की गई। इस व्यवस्था को टोडर बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत भूमि को कुल 4 भागों में विभाजित किया गया था। वो 4 भाग कौन कौन से थे? पोजल, परती, चाचर और चौथा था बंजर। पोजल, परती, चाचर और चौथा बंजर के रूप इन 4 जो है भाग में डिवाइड किया गया था। पोजल क्या था? इसमें नियमित रूप से खेती होती थी और परती इसमें इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। चाचर इसमें 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। चाचर में 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। और लास्ट है बंजर। यह बंजर जो है वो खेती योग्य भूमि नहीं थी और यह यानी जो बंजर भूमि हुआ करती थी वो पूर्ण रूप से लगान मुक्त भूमि होती थी।
नेक्स्ट पॉइंट है 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर खालसा भूमि यही जो राजा के या फिर शासक के पूर्ण नियंत्रण में होता था, यहाँ पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रणाली प्रारंभ की गई। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, एक को तखसीस कहलाती थी और दूसरा तहसील कहलाती थी। पहली प्रणाली तखसीस कहलाती थी, तखसीस, और दूसरी प्रणाली जो है वो तहसील कहलाती थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया था। नस्क प्रणाली, इसमें भू राजस्व की जो राशि थी उपज का आधा कर दिया जाता था। नस्क प्रणाली में भू राजस्व की राशि को उपज का आधा यानी 50% कर दिया गया था। मुगल काल में कृषक जो थे वो 3 वर्गों में डिवाइड थे। वो कौन कौन से थे? तो पहला था खुद काश्त, दूसरा था पाही काश्त व तीसरा था मुजारियन। खुद काश्त एक किसान उसी गांव की भूमि में खेती करते थे जहां वो निवास करते थे। पाही काश्त ये दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य किया करते थे, तथा मुजारियन एक खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई ये औरंगजेब के टाइम पीरियड में हुआ था। आना सिक्के का प्रचलन इस शाहजहां के द्वारा कराया गया था और जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी और साथ ही अपना व नूर जहां का नाम भी अंकित करवाया था। जहांगीर के द्वारा अपने सिक्कों पर स्वयं की आकृति बनवाकर अपना नाम एवं नूर जहां का नाम अंकित कराया गया था। वहीं आना सिक्का इस शाहजहां के द्वारा प्रचलित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल कालीन लगान वसूल करने की जो व्यवस्था थी। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग इस सरकार के द्वारा ले लिया जाता था। नसक जो है यह व्यवस्था बंगाल में प्रचलित थी। इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान वसूल करने का अनुमान लगाया जाता था और जब फसल काट ली जाती थी तो उसके बाद लगान जो है वो वसूल किया जाता था। जब्ती क्या है? यह बोई गई फसल के आधार पर लगान निश्चित किया जाता था और उसी के आधार पर जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत नगद के रूप में राजस्व जो है वो नगद के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा सिक्का। जो मुगल कालीन अगर पूछे सबसे बड़े सोने का सिक्का था तो उसका नाम था संसव, तथा सबसे ज्यादा प्रचलित सोने का सिक्का वो इलाही था, यानी सबसे बड़ा सिक्का ये संसव सोना का था और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का ये इलाही सिक्का हुआ करता था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो चांदी का रुपया हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपए में 40 दाम होते थे। 1 रुपए में कुल 40 दाम होते थे। मुगल सेना ये 4 भागों में विभक्त थी। पहला है पैदल सेना, नेक्स्ट है घुड़सवार सेना, अगला है तोपखाना व फिर चौथा है हाथी सेना। मुगल सेना इन 4 भागों में डिवाइड थी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था ये पूर्ण रूप से मनसबदारी व्यवस्था पर जो है आधारित थी और मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय अकबर को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 से लेकर 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहते थे तथा 500 से लेकर 2500 तक मनसब प्राप्त करने वालों को उमरा कहते थे। वहीं 2500 से अधिक मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर ए आजम कहा जाता था। यहाँ पर जो जात व जो मनसबदारी प्रथा थी वो जात व फिर पद इन दोनों में डिवाइड थी। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। वहीं सवार, अगला है सवार, पहला जात पद और दूसरा है सवार। सवार से जो है घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञात होता था। नोट के फॉर्म में लिखा गया है कि अकबर के टाइम पीरियड में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। वहीं औरंगजेब के टाइम पीरियड में इनकी संख्या 79 हो गई थी। जहांगीर के द्वारा सवार पद में 2 अप्पा व सिंह अप्पा की व्यवस्था की गई और सर्वप्रथम इस पद पर महावत खां को नियुक्त किया गया। यानी अगर पूछे जो राजस्व व्यवस्था के अंतर या मनसबदारी व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो मनसबदारी व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय अकबर को जाता है। वहीं इसके अंदर 2 अप्पा व सिंह अप्पा इसको शुरू करने का श्रेय जहांगीर को जाता है। यहाँ पर मुगल कालीन जो शासक हुए तथा उनसे संबंधित मुगल कालीन शासन व्यवस्था इन सभी को डीपली कवर किया गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के रूप में दिया गया है मराठों का जो है उत्कर्ष।
मराठा जो 36वें टॉपिक के रूप में, और मेडुअल हिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है, इसको कवर करते हैं। बात करें मराठा साम्राज्य के संस्थापक, तो ये शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो ये 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग में हुआ था। बात करें इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। जो शिवाजी भोसले, इनके द्वारा 2 शादी की जाती है। इनकी पहली शादी जीजाबाई से की जाती है, वहीं दूसरी शादी जो है तुकाबाई मोहिते से की जाती है। जो शाहजी भोसले थे, ऐसा कहा जाता है कि ये पुणे की जागीर जो है अपने पुत्र शिवाजी को सौंप कर ये तुकाबाई के साथ बाहर चले जाते हैं और एक दीवान के रूप में कार्य करते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो ये था कोदंड देव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था, तो साईबाई निम्बालकर के साथ 1640 ईस्वी में शिवाजी ने विवाह किया था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर लिए। स्वयं जो है ये बीजापुर रियासत में नौकरी कर लिए। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया गया, यानी तोरण किले पर अधिकार शिवाजी के द्वारा 1644 ईस्वी में किया गया। वहीं 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कि शिवाजी के द्वारा रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाई गई, तो 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं तथा बीजापुर के सुल्तान से अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को परास्त करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी गई, यानी बीजापुर के सुल्तान जो है वो 1665 ईस्वी में अफजल खां को भेजते हैं कि अफजल खां जो है शिवाजी की हत्या कर दें, लेकिन बदले में क्या होता है कि शिवाजी खुद अफजल खां की हत्या कर देते हैं। शिवाजी के द्वारा सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में 2 बार लूटा जाता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुरंदर की संधि। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पुरंदर की संधि कब हुई थी, वह फिर किनके बीच हुई थी, तो यह 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि संपन्न हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पहला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। वहीं 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी जो कि काशी के पास था, वहां के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का था, लेकिन ये लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। यह एक यानी श्री गंगा भट्ट ये सम्मानित ब्राह्मण थे। महाराष्ट्र के जो संत थे, महाराष्ट्र के प्रमुख संत, क्योंकि मराठा साम्राज्य का एरिया महाराष्ट्र के आसपास का था, तो यही कारण है कि महाराष्ट्र के बाकी जो संत हुआ करते थे उनको भी दिया गया है, तो उनको देख लेते हैं। पहला नाम है ज्ञानदेव या फिर ज्ञानेश्वर। इनका टाइम पीरियड 1275 से लेकर 1296 ईस्वी तक है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जो ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानदेव है, ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। मराठी भाषा साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, यह सारे जो है कार्य ज्ञानेश्वर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नामदेव। इनका टाइम पीरियड 1270 से 1350 ईस्वी तक था और इनसे जो मुख्य पूछा जाता है, नामदेव एक वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। बात करें एकनाथ की, तो एकनाथ इनका टाइम पीरियड 1533 से लेकर 1599 ईस्वी तक था। इनके द्वारा रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी गई। नेक्स्ट है तुकाराम। इनका टाइम पीरियड 1598 से लेकर 1650 ईस्वी तक था और इनको जो है या इनके द्वारा जो भक्ति परक कविताएं लिखी गई थी उन्हें अभंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अभंग का संबंध एक तुकाराम से था। ये अभंग भक्ति परक काव्य के 34 पुंज हैं। नेक्स्ट है रामदास। इनका टाइम पीरियड 1608 से लेकर 1681 ईस्वी तक था। महाराष्ट्र के अंतिम संत ये रामदास हुए। दसबोध, रामदास की जो रचनाओं और उपदेशों का संकलन था वो दसबोध कहलाता था।
नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी और औरंगजेब ने। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया गया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी को भाग निकले। यानी मई 1666 में इनको कैद किया जाता है और अगस्त 1666 में यह जयपुर भवन से स्वयं को मुक्त करते हैं। मात्र 53 वर्ष की अवस्था में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। बात करें शिवाजी के मंत्रिमंडल, तो इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में जो पेशवा का पद था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था, एवं पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का पद हुआ करता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया था और इनकी जो शिवाजी की सेना थी वो 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना, सिलाहदार व पैदल, इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड थी। पागा सेना मीन्स नियमित घुड़सवार सैनिक को पागा सेना कहते थे, अस्थायी घुड़सवार सैनिक को सिलाहदार कहते थे तथा पैदल सेना को पैदल कहा जाता था। जो शिवाजी की सेना थी इन्हें 3 महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड थी। शिवाजी के टाइम पीरियड में अष्टप्रधान हुआ करते थे, उनको देख लेते हैं। अष्टप्रधान क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पेशवा मीन्स प्रधानमंत्री, इनका कार्य होता था राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। वहीं सर नौबत का संबंध सैन्य प्रधान से होता था। आमत्य ए राजस्व मंत्री या फिर वित्त मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आमत्य जो है ये राजस्व मंत्री या फिर वित्त मंत्री कहलाते थे और इनका मुख्य कार्य आय व्यय का लेखा जोखा करना था। बात करें वाकिया नवीस, तो सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष ये वाकिया नवीस कहलाता था। ज्यादातर पूछा जाता है गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष ये वाकिया नवीस कहलाता है। नेक्स्ट है चिटनीस, ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने का कार्य ये चिटनीस का हुआ करता था। अगले है सुमंत। सुमंत ये विदेश मंत्री होते, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा। आमत्य ये वित्त मंत्री होते थे और सुमंत ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। और अष्टप्रधान में जो अगला नाम है वो है पंडित राव का। पंडित राव का मुख्य कार्य धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना था। वहीं न्यायाधीश लास्ट है अष्टप्रधान में न्यायाधीश, ये न्याय विभाग के प्रधान हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी, शिवाजी की कर व्यवस्था ये मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी के समय जो राजस्व था वो उपज का 33% था, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। इन्हीं के द्वारा चौथ व सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा ही लगाया गया था। चौथ ये क्या होता था, तो चौथ जो है किसी क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले दी जाने वाली कर को चौथ कहा जाता था। वहीं इस जो सरदेश मुख था वह मराठाओं के हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। इसके लिए सरदेश मुख नामक कर लगाया गया था। नेक्स्ट जो कि नोट के फॉर्म में दिया गया उसको देख लेते हैं। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा, इसके पहले ही पढ़ा है। सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में 2 बार लूटा गया। बात यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए। क्या नाम था, संभाजी था। संभाजी ये उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या, संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार करने का श्रेय मखर्रब खां को जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए जो नियुक्त अधिकारी थे उनके बारे में दिया गया, उनको देख लेते हैं। हवलदार सर ए नौबत व सौनीस, ये जो है शिवाजी के किले को सुरक्षित करने के लिए। हवलदार का कार्य क्या था कि किले के आंतरिक व्यवस्था को या आंतरिक भाग को की देखरेख करना। सर ए नौबत इस सेना का नेतृत्व, किले के जो किले की सेना थी उसका नेतृत्व करते थे। तथा सौनीस एक किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करने का कार्य इस सौनीस का होता था। नेक्स्ट पॉइंट है राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी इस सतारा को बनाया। राजा राम के द्वारा दूसरी राजधानी इस सतारा को बनाया जाता है। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी को मारा गया।
राजा राम की मृत्यु के बाद इनकी जो विधवा पत्नी थी जिनका नाम ताराबाई था, वे अपने 4 वर्षीय पुत्र जिनका नाम शिवाजी द्वितीय था उनका अभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बनी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू जी को जो है औरंगजेब के कब्जे में थे उनको छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय यानी 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय मराठा साम्राज्य की बागडोर किसके हाथ में होती है, तो उस समय मराठा साम्राज्य की डोर जो है ताराबाई के हाथ में होती है। यहाँ पर बाद में जब शाहू जी बाहर आ जाते हैं, मराठा साम्राज्य से छूटकर बाहर आ जाते हैं, तो 1707 ईस्वी में ही खेड़ा का युद्ध छिड़ जाता है। ये शाहू और उनकी चाची ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध जो है होता है, जिसमें शाहू विजयी होता है। शाहू 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाता है। शाहू के नेतृत्व में एक नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक एक पेशवा लोग थे। कौन थे? एक पेशवा लोग थे जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री हुए। शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री हुए। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही पहले पेशवा के साथ ही यह वंशानुगत हो गया और पेशवा एक पूरे में रहते थे। बात करें 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। पूछा जाता है कि पहले पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ थे। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई थी। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके उत्तराधिकारी पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। बाजीराव प्रथम ये जो है सबसे महत्वपूर्ण पेशवा कहलाए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ अब हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। उत्तर में शाहू के द्वारा कहा जाता है कि निश्चित रूप से आप इस हिमालय के पार गाड़ देंगे। निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग पिता के योग पुत्र हैं। आप योग पिता के योग पुत्र हैं। ऐसा किसके द्वारा कहा जाता है? शाहू जी के द्वारा कहा जाता है। यहाँ पर जो अंग्रेज व मराठा के संघर्ष होने वाले प्रमुख संधियां हैं उनको दिया गया। क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछता है। बात करें सूरत की संधि तो 1775 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में और बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई थी। सालबाई की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1782 ईस्वी में हुई थी। बसीन की संधि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1802 ईस्वी में हुई थी। देवगांव की संधि बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो उसी के परिणाम स्वरूप 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि होती है। वहीं जो पहला मराठा युद्ध होता है उसी को समाप्त करने के लिए 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि देखने को मिलता है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में होता है। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में होता है। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में होता है। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में तथा पूना की संधि यह 1817 ईस्वी में देखने को मिलता है। वहीं लास्ट है मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में होता है। 1818 के बाद ये जो पेशवा का पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी सिवा गांव की संधि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो पेशवा था वो बाजीराव प्रथम था। 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला और उस समय जो मुगल बादशाह था वो मोहम्मद शाह था। इसे दिल्ली छोड़ने के लिए या मोहम्मद शाह जो था वो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बाजीराव प्रथम एक मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण ये चर्चित था। यही जो बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी वो बाजीराव प्रथम के ऊपर ही आधारित थी, बाजीराव मस्तानी। नेक्स्ट है 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। अगला है बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, 1740 ईस्वी में नेक्स्ट पेशवा बनते हैं
और बालाजी बाजीराव के द्वारा संगोला की संधि 1750 ईस्वी में संगोला की संधि होती है। इस संधि के द्वारा यानी संगोला की संधि के द्वारा पेशवा के हाथ में सारे यानी फिर अधिकांश जो सुरक्षित हो गए, जो पेशवा के हाथ में जो सारे अधिकार थे वो संगोला की संधि के द्वारा सुरक्षित हो गए। यानी संगोला की संधि के द्वारा पेशवा जो है सबसे महत्वपूर्ण पद के रूप में उभरता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बात करें झलकी की संधि, तो यह हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य झलकी की संधि होती है। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था या फिर किनके बीच हुआ था, तो यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ था। और ये जो है अफगान व फिर मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और इस हार को न सह पाने के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट पेशवा माधवराव नारायण प्रथम आते हैं। 1761 माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बनते हैं और इसने मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। माधवराव के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पेंशन में रह रहे मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया तथा मुगल सम्राट या फिर मुगल बादशाह अब मराठों के पेंशन भोगी बन गए। इसके बाद नारायण राव पेशवा बनते हैं और नारायण राव की हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी जाती है। नेक्स्ट है पेशवा बनते हैं माधवराव नारायण राव द्वितीय। इनकी अल्प आयु के कारण जो मराठा साम्राज्य है उसमें 12 भाई सभा नाम की जो 12 सदस्यों की एक परिषद करती है, यानी 12 भाई सभा। ये पेशवा माधवराव नारायण राव द्वितीय के टाइम पीरियड में ये एक नए पद के रूप में उभरता है और इस परिषद को दो महत्वपूर्ण सदस्य, पहले है महादजी सिंधिया व दूसरे थे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस इनका मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। क्या था? बालाजी जनार्दन भानु था। ऐसा कहा जाता है कि एक अंग्रेज जिसका नाम था जेम्स ग्रांड डफ, ये जो है नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहता था। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली ये जेम्स ग्रांड डफ के द्वारा कहा गया। बात करें इसके अंतिम पेशवा कौन हुए, तो रघुनाथ राव के पुत्र जो थे जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय, वो अंतिम पेशवा हुए बाजीराव द्वितीय के द्वारा या फिर बाजीराव द्वितीय ये अंग्रेजों की सहायता के द्वारा ही पेशवा बने। और ये जो पेशवा या फिर मराठों के प्रथम पतन में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान था तो वो बाजीराव द्वितीय का ही था। बाजीराव द्वितीय के द्वारा ही सहायक संधि स्वीकार, अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी उसे स्वीकार कर ली गई। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि के तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थक को वापस ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है जो अंग्रेज व फिर मराठा के बीच 3 युद्ध लड़े जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध व तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ समाप्त होता है। वहीं दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी और इसमें यह युद्ध जो है 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि के साथ समाप्त होती है। बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसका टाइम पीरियड 1817 से लेकर 1819 ईस्वी के मध्य लड़ा जाता है और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति एवं पेशवा के जो वंशानुगत पद थे वो समाप्त कर दिया गया। पेशवा जो बाजीराव द्वितीय था, इनको कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम नामक एक अधिकारी थे, उनके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को 1818 ईस्वी में समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया और यहीं पर जो है बिठूर में ही 1853 ईस्वी में, कब? 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो, यानी बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पर मेडुअल हिस्ट्री को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, किसके माध्यम? डूडसेंट के माध्यम से। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।